अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम। आप लोग इस डेफिनेशन से पहले भी वाकिफ़ हैं, आज हम मज़ीद डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। तो कहता है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड वेलोसिटी। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है मैस और दूसरी चीज़ है वेलोसिटी। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ना, यानी आप इनको ज़रब करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्रोडक्ट कर देता हूँ वेलोसिटी के साथ, तो क्या आएगा बच्चों, मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, मोमेंटम। लिहाजा मोमेंटम का फार्मूला मोमेंटम को P से जाहिर करते हैं। P इज़ इक्वल टू M यानी मैस और V यानी वेलोसिटी। तो मैस और वेलोसिटी को प्रोडक्ट करने से आपके पास क्या बनता है, मोमेंटम बनता है। ठीक है, मैस जो होता है वो स्केलर होता है, v वेलोसिटी वेक्टर है, लिहाजा मैंने इसके ऊपर एरो हेड लगाया हुआ है। तो हमने पढ़ा हुआ है अगर मैस स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर, जब भी स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं जवाब भी वेक्टर होता है, लिहाजा मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने इसके ऊपर भी एरो हेड लगा दिया। ठीक है, अब अगर हम यूनिट की बात करें ना, तो यूनिट निकलता है हमेशा फार्मूले से। ओके, अब देखें मैस का यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का यूनिट होता है ms-1 यानी मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का फिर क्या यूनिट बना, kg ms-1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये यूनिट बराबर है न्यूटन सेकंड के, मतलब ये जो kg ms-1 है ना, ये ns के भी बराबर है। मैं इसको साबित करता हूँ कैसे। मैं कह रहा हूँ kg ms-1 इक्वल्स टू ns यानी न्यूटन सेकंड। कैसे, ये जो बच्चों न्यूटन होता है ना, न्यूटन बराबर होता है kg ms-2 के। ये आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और न्यूटन बराबर होता है kg ms-2 के। न्यूटन की जगह उसकी वैल्यू आ गई, न्यूटन के साथ है सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अब देखें ये kg वैसे आ गया, m वैसे आ गया, s की पावर -2 और s की पावर यहाँ पर 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर प्लस का 1, तो s की पावर -2 और +1 s की पावर -1 हो गया। नाउ दिस इज प्रूव्ड कि इस साइड पर भी kg ms-1 आ गया, इस साइड पर भी kg ms-1 था। तो हम कह सकते हैं मोमेंटम का जो यूनिट है वो kg ms-1 है, विच इज़ इक्वल टू न्यूटन सेकेंड। एंड क्वांटिटी इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बहरहाल ये चार चीज़ें लिखने से डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और क्वांटिटी आपका शॉर्ट पूरा हो गया, लेकिन इसको मज़ीद समझते हैं, मोमेंटम को हम मज़ीद समझते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि दो चीज़ें आ रही हैं, एक कार है और एक आपके पास जो है वो बस आ रही है। ठीक है, इन दोनों में से किसको रोकना ज़्यादा आसान है? आप कहेंगे सर कार को रोकना क्वाइट इजी। क्यों? क्योंकि इसका मैस कम है। ठीक है, तो जिसका मैस कम है इसको रोकना भी आसान है और उसको चलाना भी आसान है। यानी अगर धक्का लगाना पड़े तो बस को धक्का लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, कार को धक्का लगाना उससे आसान हो जाएगा। ठीक है, एक और मिसाल ले लें। इस बार आप क्या करें, दोनों का मैच सेम कर दें, यानी ये भी कार है और ये भी कार है। एक आ रही है आपकी तरफ फास्ट और एक आ रही है आपकी तरफ स्लो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में किसको रोकना ज़्यादा आसान है, आप कहेंगे सर जो स्लो वाली कार है ना, इसको रोकना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है, हम इसको इजीली रोक सकते हैं। लेकिन जो कार हमारी तरफ फास्टली आ रही है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसको रोकना मुश्किल है। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज़ को रोकना या उसी को चलाना देखा जाए तो वो भी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 उसके मैस के ऊपर। ठीक है, जिसका मैस यानी कार का कम था तो उसको रोकना और उसको चलाना आसान था।
सिमिलरली उसकी वेलोसिटी के ऊपर, यानी कोई चीज़ स्लो है तो उसकी वेलोसिटी कम है और फास्ट है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। बहरहाल वेलोसिटी का फैक्टर भी हमें बता रहा है कि किसी को रोकना कितना आसान है या मुश्किल है। तो यही दो चीज़ों पर तो मोमेंटम बेस कर रहा है, एक मास के ऊपर और एक वेलोसिटी के ऊपर। तो मोमेंटम आपको एक और चीज़ बता रहा है, क्या चीज़? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी टेल्स अस हाउ इजी और डिफ़िकल्ट, कितना आसान है या मुश्किल है टू स्टार्ट एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को चलाना, और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, या किसी चीज़ को रोकना। तो मोमेंटम की डेफिनेशन वो हो गई, समझने के लिए ये काफ़ी है कि किसी चीज़ को चलाना या चलती हुई चीज़ को रोकना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये मोमेंटम डिसाइड करेगा। और मोमेंटम डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, वन इज़ द मास, अदर वन इज़ द वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ना है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर आपको याद है ना, तो वो बताता होता है F इज इक्वल टू ma, यानी जब हम फोर्स F लगाते हैं किसी मैस m के ऊपर तो उसमें a एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। हम इस सिनेरियो को यहाँ पर बना कर भी देख लेते हैं। सो लेट्स सपोज आपके पास एक मैस m है जो कि इस साइड पर vi वेलोसिटी से चल रहा है। अब आफ्टर सम टाइम हम इसके ऊपर पीछे से एक फोर्स F लगाते हैं, तो बच्चे क्या होगा, इस मैस का वेलोसिटी जो है वो चेंज होकर Vf बन जाएगी। अब यहाँ पर इस दौरान टाइम गुजरा है। अब देखें, चूँकि वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम Vi टू Vf, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन a पैदा हुआ है, एक्सेलरेशन a पैदा हुआ है। तो ये सारा सिनेरियो न्यूटन का सेकंड लॉ बन गया, यानी फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो हमने मोमेंटम को अब रिलेट करना है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। सो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ लिखा, F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू यूज़ करें। सो m की जगह पे m आ जाएगा, a की जगह पे आ जाएगी उसकी वैल्यू, यानी उसका फॉर्मूला Vf माइनस Vi ओवर t। ठीक है। अब आप लोग क्या करें, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। सो F विल बी इक्वल टू mvf, यानी मैस अंदर बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मैस मल्टीप्लाई हुआ Vf के साथ माइनस mvi ओवर t। अब देखिए बच्चों, ये जो मैस है ये वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। बहरहाल मैस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, मैस वेलोसिटी से, यहाँ पर देख लें, जब भी मैस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, मोमेंटम आएगा, और मोमेंटम को आप p से जाहिर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी Vf थी, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ Pf, यानी फाइनल मोमेंटम है। अगेन मैं बता रहा हूँ P कहाँ से आया, P फार्मूले से निकला कि जब भी m मैस और V वेलोसिटी मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बराबर होता है P मोमेंटम के। ठीक है, चूँकि V के साथ F लिखा है ना फाइनल वेलोसिटी के लिए, तो मुझे P मोमेंटम के साथ भी F लिखना पड़ेगा। सिमिलरली माइनस का साइन और mvi को मैं pi लिख सकता हूँ, यानी इनिशियल मोमेंटम लिख सकता हूँ, और बटे के नीचे क्या है बच्चों, टाइम आ रहा है। नाउ क्वेश्चन इज कि ये जो pf है माइनस pi है, दिस इज कॉल्ड द चेंज इन मोमेंटम। ओके, यानी जब आप फाइनल मोमेंटम में से माइनस करते हैं इनिशियल मोमेंटम तो हम इसको चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। लिहाजा मैं कह सकता हूँ ये जो f है ये बराबर है चेंज इन मोमेंटम, जिसको आप डेल्टा p से लिखेंगे ओवर t, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। दिस इज नाउ फोकस प्लीज। यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपने फोर्स को ताल्लुक बनाया है चेंज इन मोमेंटम के साथ। ठीक है, तो मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बता रहा था, फोर्स को, हमने फोर्स को रिलेट कर दिया, यानी न्यूटन के सेकेंड लॉ को रिलेट कर दिया मोमेंटम के साथ। ठीक है, अब इसको आप लफ्ज़ों में लिखेंगे कैसे। बच्चे मैं आपको ना यहाँ पर समझाता हूँ।
आपके पास ना ये वाला फार्मूला आ गया है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। ठीक है, जब भी आपके पास फिजिक्स में ये बटा आता है और बटे के नीचे टाइम आता है ना, तो आप इस दोनों को एक टर्म यूज़ करते हैं, टाइम रेट। क्या यूज़ करते हैं? टाइम रेट। जब आपके पास फ्रैक्शन यानी बटा आ जाए या और उसके नीचे टाइम आ जाए तो हम इसको कहते हैं टाइम रेट। अब देखें, टाइम रेट और बटे के ऊपर है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। तो मैं इस सब को कह सकता हूँ, इस पूरे को टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। तो टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ रहा है? फोर्स के, जो फोर्स आपने अप्लाई की थी। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन बना है बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम। आपने इसको याद रख लेना है कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अच्छा बच्चों, जो अगली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ना, दैट विल बी द इम्पल्स। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। कह रहे व्हेन अ लार्ज फोर्स, जब एक बड़ी फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब बड़ी फोर्स लगती है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम यानी थोड़े टाइम के लिए। ऐसा सिनेरियो आपने कभी देखा है? यस, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। लेट सपोज एक बैट्समैन है, वो हिट कर रहा है बॉल को। तो आप देखते हैं उस पॉइंट पे आपने रहना है कि जब वो बॉल को हिट कर रहा है। ठीक है, वो क्या करता है? अपने बल्ले से बहुत ज़ोर से मारता है, यानी वो बहुत लार्ज फोर्स लगा रहा है और बहुत थोड़े टाइम के लिए फोर्स लगती है, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यानी जो उसने तेज़ी से बल्ला घुमाया ना, और जो टाइम लगा जब उसने बॉल को हिट किया, आप देखते हैं फ़ौरन से ही हिट हो जाती है। ठीक है, तो ये वो सिनेरियो है कि जब लार्ज फोर्स लगेगी यानी बहुत बड़ी फोर्स लगेगी बहुत थोड़े टाइम के लिए, तो क्या होगा? वी यूज़ द प्रोडक्ट, हम मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज़ को? ऑफ दैट लार्ज फोर्स, उसी लार्ज फोर्स को, एंड शॉर्ट टाइम को। मतलब हम उसी लार्ज फोर्स और शॉर्ट टाइम का प्रोडक्ट लेते होते हैं। समझ आई? तो जब लार्ज फोर्स लगती है शॉर्ट टाइम के लिए, तो हम अपनी आसानी के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि जो फोर्स है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको अगर आप अकेले डील करोगे तो सही जवाब नहीं आ सकता या थोड़ी गड़बड़ के चांसेस हैं। सिमिलरली टाइम बहुत छोटा है, जब आप इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट ले लेते हैं ना, तो बहुत बड़ी चीज़ और बहुत छोटी चीज़ आपस में कंपनसेट कर जाते हैं, आपस में बैलेंस कर जाते हैं। ठीक है, नाउ दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। हम इस प्रोडक्ट को इम्पल्स का नाम देते हैं, जिसकी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि जब लार्ज फोर्स लगती है शॉर्ट टाइम के लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। नाउ फार्मूला क्या बनेगा? इम्पल्स I इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। अब फोर्स मल्टीप्लाई टाइम किसके इक्वल है? अभी आप फार्मूला पढ़ के आए हैं, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी ओवर टाइम। ऐसा ही है। अब देखिए, अगर ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, एफ के साथ जाके मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा, तो उस साइड पे बच जाएगा डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स एक्चुअली बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इम्पल्स की डेफिनेशन समझ लग गई, फार्मूला समझ लग गया कि एफ मल्टीप्लाई टी। अगली बात, मेन बात, कि एफ मल्टीप्लाई टी किसके बराबर है? एफ मल्टीप्लाई टी बराबर है डेल्टा पी के, यानी चेंज इन मोमेंटम के। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें ना, तो यहाँ पर सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इम्पल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। तो जो मोमेंटम का यूनिट है उसमें चेंज इन मोमेंटम का यूनिट भी सेम रहेगा। ठीक है, चेंज सिर्फ वैल्यू में चेंज आएगा, यूनिट में तो कोई चेंज नहीं आता। तो मोमेंटम का ही यूनिट इम्पल्स का बन जाएगा
विच वॉज द kg/-1 और न्यूटन सेकेंड। यही 2 यूनिट मोमेंटम के थे और यही 2 यूनिट इम्पल्स के भी होंगे। ठीक है, क्वांटिटी की बात करें तो चूंकि इम्पल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के, मोमेंटम इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। सिंपल सी बातें, मोमेंटम आपने समझ लिया तो आपको ये सारी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसी लेक्चर में कवर करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने अपनी 9th क्लास के फिजिक्स में भी इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिटेल होगी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहली बात, इस लॉ को समझने से पहले आपने ये 2 डेफिनेशन समझनी है। ठीक है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करते हैं ना, ऑब्जेक्ट की कलेक्शन। अगर देखें बच्चे, मेरे पास एक चीज़ है, मैं इसको सिस्टम नहीं कह सकता। अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं, एक से ज़्यादा हो गए, मिनिमम 2 से ज़्यादा जितनी मर्जी कर लो, नाउ दिस बिकम्स अ सिस्टम। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। बच्चे, वो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसा कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, मैं इसको सिस्टम नहीं कह सकता। अगर मैं कलेक्शन ऑफ मार्कर्स कर दूं तो मैं इसको सिस्टम कह पाऊंगा। ठीक है, तो सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब सिस्टम के बाद एक टर्म आती है आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, ये जो लफ्ज़ है ना आइसोलेटेड, इसका मतलब होता है तन्हा, अकेला। क्या मतलब होता है? तन्हा यानी अकेला। सो आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, जिस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, आपने गैस ली है, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, उसको सिलेंडर या कंटेनर में हम बंद कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक कंटेनर बना लिया है, उसमें ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं बच्चे, ये क्या हैं? दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स। अब ऊपर से मैंने यहाँ पर शेड किया है, जिसका मतलब है मैंने इसको क्लोज कर दिया है। नाउ ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स, आपने पढ़ा है गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है, यानी ये मॉलिक्यूल्स बगैर किसी तरतीब के इधर उधर मूव करते चले जाएंगे। अब चूंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। हम ये कह रहे थे आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगे। तो देखिए, अंदर से फोर्स लग सकती है। मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर है ना, तो कंटेनर के अंदर वो आपस में जितनी मर्जी फोर्सेस लगा लें, इससे सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। बाहर से चूंकि कंटेनर बंद है तो हवा नहीं लग रही, कोई और फोर्स प्रेशर नहीं लग रहे, तो ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जाम्पल मानी जाएगी। अब हम तो पढ़ना चाह रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम के कंजर्व रहना। कंजर्व होता है सेम रहना। क्या मतलब होता है कंजर्व का? सेम रहना, यानी चेंज ना आना। ठीक है, तो मोमेंटम का सेम रहेगा, ऐसा लॉ है। तो सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि बच्चे, ये जो लॉ है ना, इसकी लिमिटेशन है कि ये लॉ आइसोलेटेड सिस्टम पर काम करेगा। मतलब चीज़ों पर बैरोनी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए, तभी ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल होगा, ये सही मानों में फिट बैठेगा। ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? इस मोमेंटम के मुताबिक किसी भी सिस्टम का, और वो सिस्टम कौन सा होना चाहिए? आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा बच्चों, अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। देखें, आपके पास यहाँ पर एक सिस्टम हमने बना लिया है। ओके, तो इस सिस्टम में आपके पास 2 मैसेज हैं, 2 बॉल्स कह लो, 2 गेंदे कह लो। ठीक है, एक ब्लू कलर की मैंने बनाई है और एक रेड कलर की। ब्लू मैस को आपने M1 का नाम दिया और रेड वाले मैस को आपने M2 का नाम दिया। दोनों मैसेज राइट साइड पे जा रहे थे, सच दैट
कि mass 1 की वेलोसिटी v1 थी और mass 2 की वेलोसिटी v2 थी। दोनों इस तरह लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे थे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इन दोनों के दरमियान हो गई टक्कर, यानी पहला मैस जो मैस 1 था वो थोड़ा तेज़ हुआ और जो दूसरा मैस है वो जाहिर है थोड़ा स्लो होगा, तभी दोनों के दरमियान टक्कर जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। तो दोनों के दरमियान हुई टक्कर। अब इस टक्कर के दौरान ना दोनों ने एक दूसरे पर एक फोर्स लगाई। नाउ प्लीज़ फोकस, ये फोर्स है F वाली, ये लगा रहा है मैस 1 ब्लू वाला ऑन द मैस 2, ठीक है। मैस 1 मैस 2 पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है राइट की तरफ, जबकि ये जो रेड वाला मैस है ये रुक के पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसको हमने F प्राइम से जाहिर किया है। F के ऊपर ये वाला सिंबल यानी F प्राइम, ठीक है। तो F प्राइम जो है वो मैस 2 कौन सा है, रेड वाला, मैस 2 लगा रहा है ऑन द ब्लू मैस विच इज़ द मैस 1, ठीक है। अब टक्कर के बाद दोनों मैसेज सेम डायरेक्शन में चलते रहे विद द वेलोसिटीज v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, ठीक है। प्राइम लगाने का मकसद ये है कि टकराव से पहले उनकी जो वेलोसिटी थी ना, टकराव के बाद चेंज आएगा, वेलोसिटीज में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने टकराव से पहले वेलोसिटीज़ को v1 और v2 से लिखा और टकराव के बाद v1 प्राइम और v2 प्राइम से लिखा। सो हमारे पास ये 3 केसेस हैं। ये जो पहला केस है ये बिफोर कोलिजन हो रहा है, अभी मैसेज सिर्फ चल रहे थे, टक्कर नहीं हुई थी, ठीक है। यहाँ पर उनके दरमियान टक्कर हो गई तो एट कोलिजन लिखा और फिर यहाँ पर टकराव के बाद की बात हो रही है, सो आफ्टर कोलिजन यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में कहता है आपने मालूम करना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस 1। सबसे पहले ये 3 स्टेप्स हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस 1, मैस 1 का चेंज इन मोमेंटम। तो देखें जी, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, अभी आप पढ़ के आए हो चेंज इन मोमेंटम है इम्पल्स के बराबर। पिछले पेज पे, पिछली शीट पे मैंने आपको क्या पढ़ाया, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, और इसको हमने बराबर किसके साबित किया, चेंज इन मोमेंटम के। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी मालूम करना है किसका, मैस 1 का, ठीक है। तो हम कहेंगे मैस 1 का फाइनल मोमेंटम माइनस मैस 1 का इनिशियल मोमेंटम। सो प्लीज़ इस स्टेप को तवज्जो से समझना है। हम यहाँ पर ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। देखें, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस 1, मैं इसको छोटा करके लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि मैस 1 का फाइनल मोमेंटम यानी pf फाइनल मोमेंटम माइनस pi इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। किसकी बात हो रही है, मैस 1 की, और ये बराबर होगा फोर्स मल्टीप्लाई टाइम के, ओके। अब फाइनल मोमेंटम मैस 1 का, देखें ये मैस 1 है, फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन, इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम है मैस 1 इंटू v1 प्राइम, क्योंकि मोमेंटम तो लिया जाता है मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके, तो मैस 1 तो मैस 1 ही रहेगा, आप मैस 1 का ही ले रहे हो ना, तो मैस 1 तो मैस 1 ही रहेगा, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनली v1 प्राइम थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ m1 v1 प्राइम, दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस 1 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस 1। मैस 1 का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, सिंपली m1 और v1। सो m1 और v1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस 1 क्या आया, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, ओके, इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई t। देखिए ना, मैस 1 का ले रहे हैं तो मैस 1 ब्लू वाला था, ये ब्लू वाला मैस 1 है और रेड वाला मैस 2 है। ब्लू वाला मैस रेड वाले मैस पर F लगा रहा था, तो हमने फोर्स को F ही लिखा। जबकि अगली बात है चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस 2। अब आपने मैस 2 का चेंज इन मोमेंटम मालूम करना है, तो मैस 2 जो है वो F प्राइम फोर्स लगा रहा है। देखिए ना, मैस 2 रेड वाला है और रेड वाला ब्लू वाले पर F प्राइम फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपली करेंगे
एफ नहीं लिखेंगे बल्कि एफ प्राइम लिखेंगे मल्टीप्लाई टी लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, इस साइड पर क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा जो कि फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस 2, तो मैस 2 का फाइनल मोमेंटम क्या है, m2v2 प्राइम, m2v2 प्राइम माइनस मैस 2 का इनिशियल मोमेंटम विच इज m2v2 सिंपली, ठीक है, सो m2v2। आप इसको जुबानी भी याद रख सकते हैं। सुने ज़रा, चेंज इन मोमेंटम मालूम करना है पहले मैस 1 का, फिर चेंज इन मोमेंटम मालूम करना है मैस 2 का। मैस 1 के लिए मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा ताकि समझ आए, वो जगह कम पड़ गई, वो निकला आपके पास m1v1 प्राइम माइनस m1v1 इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई टी, ठीक है। फिर आपने चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस 2 निकाला तो क्या निकला, m2v2 प्राइम माइनस m2v2 इक्वल्स टू f प्राइम मल्टीप्लाई टी। अब आपने क्या करना है, एडिंग दीज इक्वेशंस, ये जो दो इक्वेशंस आपके पास निकली है ना, मैस 1 का चेंज इन मोमेंटम और मैस 2 का, आपने सीक्वेंस वाइज इनको ऐड कर देना है। सो पहली इक्वेशन की, अच्छा ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड से ऐड होगी और राइट साइड जो है वो राइट साइड से ऐड होगी। सो पहली इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है, m1v1 प्राइम, यहाँ पर लिख लेता हूँ, हाँ जी, m1v1 प्राइम माइनस m1v1, ठीक है, ये लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें ऐड करें लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 विच इज m2v2 प्राइम माइनस m2v2, ओके, इक्वल्स टू, अब उसी तरतीब के साथ पहले इक्वेशन 1 की राइट साइड जो कि f मल्टीप्लाई टी है, उसमें ऐड करनी है इक्वेशन 2 की राइट साइड विच इज़ द f प्राइम मल्टीप्लाई टी। समझो, अब आपने क्या करना है, आपने अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन करना है। देखें कैसे, m1v1 प्राइम माइनस m1v1 ये आ गया, प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2, ओके, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन आ रही है, इधर भी f मल्टीप्लाई टी है और इधर f प्राइम मल्टीप्लाई टी है, तो जो t है वो दोनों साइड पर सेम है, तो हम यहाँ पर t कॉमन कर लेते हैं, पीछे क्या बचेगा, इधर f बच गया, t जो है वो शुरू लास्ट पे कॉमन आ गया, t कॉमन कर गया तो f बच गया, दरमियान में प्लस का साइन और इधर f प्राइम बच गया, ठीक है। सो f और f प्राइम प्लस में होंगे ब्रैकेट के अंदर और जो टाइम है वो बाहर कॉमन चला गया। नाउ प्लीज़ फोकस, f और f प्राइम क्या चीज़ें हैं, f जो है वो ब्लू वाला मैस यानी m1 m2 पे लगा रहा था और f प्राइम जो है वो रेड वाला मैस यानी m2 m1 पर लगा रहा था। बच्चों दिस इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन का रिएक्शन बराबर होता है और ऑपोजिट होता है। तो देखें, अगर f जो है वो एक्शन थी तो f प्राइम जो है वो क्या है, रिएक्शन है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ f जो है वो बराबर है f प्राइम के, यानी एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या होता है, इक्वल यानी बराबर होता है। और नेगेटिव साइन लिखेंगे, नेगेटिव साइन का मतलब है कि दिस इज द ऑपोजिट, यानी दोनों बराबर हैं और एक्शन और रिएक्शन आपस में ऑपोजिट भी होते हैं। अब देखें, जब f की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव f प्राइम, तो बच्चे इस f की जगह पे यहीं पर आप क्या लिखो, नेगेटिव f प्राइम। तो मैंने इस f को क्या बना दिया, नेगेटिव लिख दिया और f के ऊपर प्राइम कर दिया। अब फोकस करना यहाँ पर, ये है पॉजिटिव f प्राइम और ये है नेगेटिव f प्राइम, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। कैंसल होके क्या देंगे, ज़ीरो देंगे। जो ज़ीरो बचा है वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होके इसको भी ज़ीरो कर देगा। कहने का मतलब है कि जो राइट हैंड साइड है वो एब्सोल्युटली ज़ीरो हो जाएगी। हम ब्लू कलर से यहाँ पर बाकी इक्वेशन लिखते हैं। सो m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब फोकस करना ज़रा, m1v1 प्राइम माइनस m1v1 ये क्या था, दिस वॉज द चेंज इन मोमेंटम। बच्चे चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस 1, ये मैस 1 का चेंज इन मोमेंटम था, ओके। m2v2 प्राइम माइनस m2v2
चेंज इन मोमेंटम था मैस 2 का, समझो। तो मैस 1 का चेंज इन मोमेंटम और मैस 2 का चेंज इन मोमेंटम ये प्लस हो रहा है, तो मैं इस सब को कहूँगा सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि सिस्टम में दो ही तो चीज़ें आ रही थी, मैस 1 आ रहा था और मैस 2 आ रहा था, इन दोनों को मिला के हमने आइसोलेटेड सिस्टम कहा था ना शुरू में। सो ये जो पहली ब्रैकेट है ये मैस 1 का चेंज इन मोमेंटम है, प्लस दूसरी ब्रैकेट जो है वो मैस 2 का चेंज इन मोमेंटम है। तो मैस 1 का चेंज इन मोमेंटम ऐड हो रहा है मैस 2 के चेंज इन मोमेंटम में, तो हम इसको कहेंगे ये पूरे सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम है। तो पूरे सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू 0। पूरे सिस्टम में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका यही मतलब हुआ ना कि जब सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम में चेंज आ ही नहीं रहा। तो यही तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया? सेम। तो मैंने कहा था मोमेंटम में सेम रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो ये बात साबित हो गई कि टोटल चेंज इन मोमेंटम 0 आने का मतलब है कि मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर साबित हो चुका है। लेकिन एक और तरीके से आपने इसको साबित करना है, उसको भी ज़रा समझ के जाए, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली जिसमें आपने 0 साबित किया है, या ये वाली कह लो, चलो इसको आपने थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे करना है सुने ज़रा। m1v1 प्राइम यहाँ पर रहा, ठीक है। माइनस का m1v1 उधर 0 है ना, कुछ भी नहीं है, 0 मतलब कुछ भी नहीं। माइनस का m1v1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का m1v1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस m2v2 प्राइम, प्लस m2v2 प्राइम इधर ही रहेगा, और माइनस का m2v2 उधर जाके प्लस का m2v2 हो जाएगा। अब ये एक और इक्वेशन बन गई है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को साबित करेगी। इसको पढ़ना कैसे है? m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। देखिए ये जो प्राइम वाली टर्म्स है ना, ये किसको बता रही थी? ये चीज़ों की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो m1 यानी मैस 1 का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्लस मैस 2 का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये सिस्टम का, चूंकि दोनों जमा हो रहे हैं ना, तो ये सिस्टम का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। और इस साइड पे देख लें तो मैस 1 और वेलोसिटी 1 यानी मैस 1 का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, और ये मैस 2 का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। तो दोनों ऐड हो रहे हैं, लिहाजा पूरे सिस्टम का मोमेंटम है लेकिन बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इस इक्वेशन के मुताबिक सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, प्राइम बता रहा है आफ्टर कोलिजन, सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो इसे साबित हुआ कि सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन मोमेंटम उतना ही इक्वल आ रहा है ना, दरमियान में इक्वल है, तो अगर सिस्टम का मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रह रहा है तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है। तो लास्ट में मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी है, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। दिस वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।